हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ साथ हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था, इन्वेंट्री को हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को डिस्कस किया था। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर मैंने बताया था कि आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती है आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम इन्वेंट्री को चेक करते हैं आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को 2 मेथड्स पढ़ाए थे। टोटल हमने 3 मेथड्स पढ़ने थे, FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड। उसमें से आई थिंक हमने 2 मेथड्स किए थे, एक FIFO मेथड किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक हमने LIFO मेथड किया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीस टॉपिक्स बेटा यू कैन आस्क। फिर हम स्टार्ट करते हैं द लास्ट मेथड, और फिर यहीं तक बेटा हमारा जो है फिलहाल, क्योंकि आप लोगों का जो क्लासेस है वो 15 जुलाई तक हैं, तो फिलहाल हम यहीं पे स्टॉप करेंगे आज के लेक्चर के बाद कोर्स को। अगर आपकी क्लासेस एक्सटेंड होती हैं तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो फिर हम स्टार्ट करेंगे, इफ अगर क्लासेस स्टार्ट हुई तो। अगर नहीं हुई तो फिर यहीं तक समझ लें कि आपका जो कोर्स होगा वो होगा फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोर्स आपका यहीं तक होगा। तो अगर बेटा क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। Anyone regarding LIFO method, FIFO method, थर्ड मेथड अभी हमने डिस्कस करना है, वेटेड एवरेज मेथड, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे करना है। तो FIFO मेथड के अंदर उसमें ये कहा गया था कि जो पहले चीज आएगी वो पहले इशू होगी, और LIFO मेथड में ये था कि जो चीज सबसे लास्ट पे आएगी वो सबसे पहले जाएगी। तो बेसिकली दीज आर द कॉस्टिंग मेथड्स। इसके जरिए हम कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से कॉस्टिंग की जाती है। जी बेटा, एनीवन एनी क्वेश्चन? क्लियर? जी फिजा बेटा, आफिया बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, वेटेड एवरेज मेथड बेटा सबसे आसान है। वेटेड एवरेज मेथड ये कहता है कि आपने ना फर्स्ट रेट यूज करना है ना आपने लास्ट रेट यूज करना है, बल्कि आपने क्या यूज करना है, आपने जो एवरेज रेट है वो यूज करना है। और इसके लिए आप देखिए आपके सामने FIFO मेथड है। FIFO मेथड में क्या होता था कि आप यूनिट्स को लिखते जा रहे थे, जैसे ही इशू का कॉलम आता था तो हम ऊपर से नीचे की तरफ इशू करते थे, और फिर जो एंड पे रिमेनिंग रहते थे उनको हम कैलकुलेट कर लेते थे। अच्छा, LIFO मेथड में क्या होता था कि हम नीचे से ऊपर की तरफ इशू करते थे, और जो ऊपर वाले रिमेनिंग रहते थे वो आपके लास्ट में जो बच जाते थे वो आपके पास यूनिट होते थे। वेटेड एवरेज के अंदर आपके सामने बेटा क्वेश्चन वही है जो पहले लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया, तो उसी क्वेश्चन का डाटा है। फर्क सिर्फ ये होगा, ये देखिए जनवरी 1 को बेटा आपके पास 100 यूनिट्स पड़ा था स्टॉक के अंदर 8 रुपीज के हिसाब से, तो आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 800 रुपीज बन गया। जनवरी 1 को आपने 100 यूनिट्स परचेज किए थे, ये जो इस तरफ वाला कॉलम है ये परचेज का कॉलम है। 8.5 से आपने परचेज किया तो 850। अच्छा, पहले वहां पे हम क्या करते थे FIFO LIFO मेथड में कि ये 100 वाला भी लिखते थे और ये जो 100 थे ये भी नीचे लिखते थे, लेकिन वेटेड एवरेज के अंदर आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि ना तो हमने फर्स्ट रेट यूज करना है ना हमने सेकंड रेट यूज करना है। रेट जो मर्जी आए, कितने मर्जी मुख्तलिफ रेट्स हैं, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। 100 यूनिट्स पहले था, 100 यूनिट्स बाद में आया, तो आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है। आपके पास टोटल यूनिट्स आ गए 200। अच्छा, अब ये नहीं मैंने किया कि ये वाला 100 भी लिख लिया ये वाला 100 भी लिख लिया, नो। आपने इस 100 को और इस 100 को जो आप परचेज करते जाएंगे उनको ऐड करते जाएंगे, जो आप इशू करते जाएंगे उनको माइनस करते जाएंगे। अच्छा, अब आपने 100 100 200 कर लिया। अच्छा, दूसरी तरफ ये 800 है और ये 850 है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, बना 1650। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास 2 रेट है, एक ये 8 रुपए वाला रेट है और एक ये 8.5 वाला रेट है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम यहाँ पे 8 लिखें या हम यहाँ पे 8.5 लिखें। अब ये जो 8 लिखा है ये वाला 8 नहीं लिखा, बेसिकली जो ऊपर वाला 8 है ये वो वाला 8 नहीं लिखा है। यहाँ पे जो रेट होगा ये हमने खुद कैलकुलेट करना है। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज रेट, जो कि हमारा मेथड है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने करना ये है कि आपने इस 1650 को 200 से डिवाइड कर देना है। जो आपके पास टोटल अमाउंट आई है, इस टोटल अमाउंट को आपने नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देना है। करें जरा, 1650 तकसीम 200 करें, क्या आंसर आता है? देखिए 8 ही आ रहा है। सर 8.25 क्या आना चाहिए बेटा यहाँ पे? 8.25। बेसिकली यहाँ पे 8.25 ही है, ये गलत लिखा हुआ है। ये देखिए नीचे 8.25 सही लिखा हुआ है, यहाँ आपने 8.25 करना है। यहाँ पे जो ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, आपने इसको बेटा ठीक करना है। ये जो 8 लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है 8। ये देखिए नीचे आपको 8.25 नजर भी आ रहा है, और ये यहीं से इशू किए थे, जो बाकी बचे थे वो ये लिखे हुए 8.25 के साथ। तो यहाँ पे आपने 8 नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पे आपने 8.25 लिखना है।
तो दोबारा सुने बेटा, हमने कैसे रेट निकाला, ये आपने 8 नहीं लिखना बेटा, दोबारा कह रहा हूँ कि रेट आपने जब भी आपके पास कोई नई परचेज आएगी, आपका नया रेट बनेगा, आपने उसको ऐड करना है और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स को आपने डिवाइड कर देना है, यानी टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड करना है, तो जो रेट बनेगा वो रेट आपने यहाँ पे लिख देना है। अब अगली ट्रांजेक्शन देखिए, यहाँ 8 की जगह पे 8.25 लिखिए आप लोग। जनवरी 5 देखिए बेटा, जनवरी 5 को आपने 100 यूनिट्स इशू किया। अभी देखिए आप 100 यूनिट्स इशू कर रहे हैं इस 200 में से, और यहाँ पे रेट क्या था, अब यहाँ पे देखें, या नीचे उसने सही कर दिया, यहाँ पे रेट जो होगा वो रेट आपने यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए 8.25 लिखा है, यानी कि यहाँ पे रेट सही लिखा हुआ है, यहाँ लिखने में गलती हुई है, ये देखिए आपके सामने। तो बेसिकली ये 8.25 था रेट यहाँ पे। अब आपने इस 200 में से 100 यूनिट इशू कर दिया, जो यहाँ पे रेट लिखा होगा, जो आपने निकाला था यहाँ पे रेट, वो रेट आपने यहाँ लगा देना है। तो 100 यूनिट इशू किया 8.25 के साथ 825, तो 200 में से 100 यूनिट माइनस कर दिया, पीछे रह गया 100। 1650 में से 825 माइनस कर दिए, पीछे रह गया 825। तो दोबारा तकसीम कर लें, 825 तकसीम 100 करें, दोबारा 8.25 आएगा, करके देखें। आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड करके यहाँ रेट लिखना है। 825 डिवाइड बाय 100 करें, देखिए 8.25 भी आ रहा है। तो ये देखिए गलती यहाँ पे उसने सही भी कर दी है कि अब यहाँ पे उसने इशू किया तो यहाँ पे रेट उसने 8.25 भी लगाया, तो यहाँ पे जो रेट कैलकुलेशन है वो थोड़ी गलत किया उसने, तो यहाँ पे भी 8.25 है। ओके, अब ये हो गया आपके पास इशू की ट्रांजेक्शन। अब आगे देखें, जनवरी 8 को आपने 200 यूनिट मजीद परचेज किए 8.85 के साथ, और 1770 है वो आपके पास अमाउंट बनी। अब आपने करना क्या है, ये जो 200 यूनिट्स है ये आपने 100 यूनिट में ऐड किया, तो ये हो गया 300 यूनिट्स। 1770 आपने ऐड किया 825 में, ये हो गया 2595। तो अब आपके पास दो रेट्स हैं, एक आपके पास है 8.25 जो आपके पास कैलकुलेट किया पड़ा था, और एक आपके पास ये नया आ गया 8.85। अगेन बेटा सेम कंफ्यूजन कि क्या 8.25 लिखें या 8.85 लिखें, क्योंकि ना तो ये FIFO मेथड है ना ये LIFO मेथड है। तो आपने करना ये है कि जो टोटल अमाउंट है 2595, इसको आपने तकसीम कर देना है 300 के साथ, तो ये आपके पास एक नया रेट बन जाएगा। ये देखें, ना 8.25 ना 8.85, तो आपके पास रेट बन गया 8.65। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड। तो ये कहता है कि ना आपने फर्स्ट रेट इस्तेमाल करना है ना आपने लास्ट रेट इस्तेमाल करना है, बल्कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने वेटेड रेट जो है वो इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं आपके सामने, ये देखें 100 है, न्यू परचेज है 9.25 के साथ, इस 300 में से आपने 100 को ऐड किया तो ये बन गया 400। इस 2595 में आपने 925 ऐड किया, ये बन गया 3520। अगेन बेटा क्या करेंगे, इस अमाउंट को अगेन नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे। ये देखिए आपके पास एक नया रेट आ गया, 8.65 भी खत्म हो गया, अब नया रेट है 8.80। अब आप जब इशू करेंगे तो आप 8.80 से इशू करेंगे। ये देखिए आगे जितनी ट्रांजैक्शन इशू हो रही है वो 8.80 से इशू हो रही है, और आप एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड आपके पास कितने यूनिट्स बच गए, 100 यूनिट्स हैं, 8.8 के साथ 880 रुपए के आपके पास स्टोर में पड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन के अंदर आपसे तीन चीजें कैलकुलेट करने को कही जा सकती हैं। एक आपको आ सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करें, जिसे हम CGS कहते हैं। एक आपसे कहा जा सकता है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको सेल्स गिवन होगी। और एक आपसे कहा जा सकता है कि जी आप जो है एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड बताएं कि यूनिट्स आपके पास कितने पड़े। ये तीन चीजें बेटा आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकती हैं बाय यूजिंग FIFO मेथड, LIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ये बेटा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, अब एक दो चीजें बेटा जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ इन क्वेश्चंस के अंदर, वो ये हो सकती हैं कि अब देखें आपके पास जो क्वेश्चन है, मैं आपको सामने क्वेश्चन ओपन करता हूँ दोबारा। अब कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा एक दो चीजें बता दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इशू कॉलम के साथ कभी भी रेट गिवन नहीं होगा, याद रखिए क्वेश्चन के अंदर इशू कॉलम के साथ कभी भी रेट गिवन नहीं होगा। अगर कभी इशू कॉलम के साथ रेट गिवन कर देगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ इशू 100 यूनिट्स और मैं यहाँ पे लिखता एट द रेट ऑफ 20 एट द रेट ऑफ 30 लिख देता, तो बेटा वो जो 20 30 है वो आपने कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना। इशू के साथ दोबारा सुन ले बेटा, जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स बताने लगा मैं आप लोगों को। इशू कॉलम के साथ अगर कभी भी रेट आ गया तो वो रेट आपने कहीं इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इशू जो है वो हम मेथड के जरिए करेंगे। अगर FIFO मेथड होगा तो FIFO के जरिए इशू करेंगे, LIFO होगा तो LIFO के जरिए करेंगे, और अगर वेटेड एवरेज होगा तो वेटेड एवरेज के जरिए इशू करेंगे। लेकिन अगर इशू के साथ उसने आपको कोई अमाउंट दे दी है
उस अमाउंट को आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन इज दैट कि वो इशू के साथ उसने रेट क्यों दिया? वो बेटा अगर इशू के साथ उसने आपको रेट दिया हुआ है तो उसको आप इस्तेमाल करोगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है आपके सामने, मैं लिख देता हूँ 100 एट द रेट ऑफ 50, इशू वाले अमाउंट से देख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखे 220 यूनिट्स इशू, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 220 एट द रेट ऑफ 40। तो ना तो ये आपने 50 कहीं इस्तेमाल करना है, ना ये आपने 40 कहीं इस्तेमाल करना है, आपने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है जैसे अभी हमने सॉल्व किया। अच्छा, एंड में आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। सपोज अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज सेल्स माइनस सीजीएस। अब आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन नहीं है, आप कहते हैं कि सर सीजीएस, अच्छा सीजीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन बताएगा? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर इस क्वेश्चन में सीजीएस कैलकुलेट करना हो तो सीजीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मेरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कैसे निकालेंगे? जी मारिए बेटे। मैं लास्ट क्लास नहीं लिया आपने? चलें, जिन लोगों ने बेटा लास्ट क्लास ली थी वो बताएं मुझे। कंदील बेटा आप बताएं, अगर हमने सीजीएस निकालना हो इन क्वेश्चन के अंदर तो सीजीएस कैसे निकालते हैं? अब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अभी आपके सामने मैंने वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन सॉल्व किया पूरे का पूरा। अब मैं आपसे सर ओपनिंग फिनिश गुड्स वाला नहीं, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, लाइफो फाइफो वाली, इसमें से अगर सीजीएस निकालना हो, वो तो हमने सीजीएस स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफो फाइफो मेथड में से सीजीएस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जी अब्दुल्ला। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर 3 चीजें कैलकुलेट करना बताई थी, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना बताया था, सीजीएस कैलकुलेट करना बताया था, और बताया था कि एट द एंड स्टॉक अगर रह जाए तो कितना होगा। दोबारा देखिए बेटा, अब फॉर एग्जांपल ये आपके सामने लिखा हुआ फाइफो मेथड, तो सीजीएस क्या होता है? इशूड कॉलम के अंदर ये जो अमाउंट्स आ रही हैं, इशूड कॉलम के अंदर ये जो अमाउंट्स आ रही हैं 800, 850, 1062, 708, ये जो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके अमाउंट्स लिखी हैं, इशूड कॉलम की अमाउंट्स को जब आप प्लस करेंगे तो वो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड सीजीएस, यानी 800 प्लस 850 प्लस 1062 प्लस 708, इन चारों को आप प्लस करें, जो आंसर बनेगा दैट आंसर इज कॉल्ड सीजीएस। और एट द एंड ये जो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स बचे हैं 100 इंटू 9.5 इंटू 925, अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास होगा एट द एंड ऑफ स्टॉक। अगर मैं पूछूंगी कि महीने के एंड पे आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस में आपके पास अमाउंट्स पड़ी होंगी, उन अमाउंट्स को बेटा हम बोलेंगे एट द एंड ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास अगर इस मेथड में देखें तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ये 100 यूनिट्स 9.25 के साथ 925, ये आंसर होगा। दिस इज पार्ट नंबर 2। थर्ड पार्ट आपसे आ सकता है जी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, जो मैंने अभी बोला। उसके लिए आपको सेल्स गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, आपने क्या करना होगा? सीजीएस में से माइनस करना होगा। सीजीएस कहां से आया? सीजीएस अभी मैंने बताया कि जो इशूड कॉलम है इसके अंदर जो अमाउंट्स आ रही हैं, जो आपके सामने अमाउंट्स लिखी हुई आ रही हैं, इन अमाउंट्स को आपने प्लस कर लेना है, जो आंसर बनेगा दैट आंसर इज कॉल्ड सीजीएस। तीनों चीजें समझ आई बेटा? पहली चीज सीजीएस कैसे निकालना है, नंबर 2 आपके पास क्लोजिंग अगर पूछा जाए कि एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड आपके पास इन्वेंट्री कितनी बची है, तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद आंसर आया होगा वो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, यानी लास्ट इन्वेंट्री होगी आपके पास। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रॉस प्रॉफिट निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीजीएस, और सेल्स आपको गिवन की जाएंगी क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन ना हो तो अब आ जाए बेटा दोबारा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था, अगर क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन ना हो तो फिर सेल्स का कैसे पता चलेगा आपको? दोबारा सुन ले बेटा, मैं दोबारा बताने लगा हूं। इशूड फॉर एग्जांपल उसने बोला जी इशू 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, इशू 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, और आपसे कहा गया ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, जीपी निकालें, तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीजीएस। अच्छा सीजीएस तो आपने निकाल लिया होगा, ये जो अभी आपके सामने मैंने बोला इशूड के कॉलम को प्लस करें, 800, 850, 1062, 708, इनको प्लस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा।
अच्छा, अब सेल्स माइनस सीजीएस है। सेल्स कहां से आएगी बेटा? अगर इशूड कॉलम के साथ आपको रेट गिवन हो तो वो रेट मैंने बोला कि आपने क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि वो जो रेट होगा वो रेट बेटा आपकी सेल्स कैलकुलेट करने के लिए होगा। अब आपने करना ये है 100 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 5000, 20 को 60 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 12,000। तो टोटल आपके पास जो सेल्स बन जाएंगी यहाँ पे वो बन जाएंगी 17,000, और माइनस कर देंगे इसमें से सीजीएस जो भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा 800, 850, 1062 और 708, इन चारों अमाउंट्स को प्लस करके देखें और वो यहाँ पे लिखेंगे तो वो जीपी आ जाएगा। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको जो सेल्स हैं वो दो तरह से गिवन हो सकती हैं। दोबारा सुन लें, एक तो वो आपको सेल्स के नाम से दे देगा जी, सेल्स ऑफ दिस मंथ इज दिस मंथ, तो सेल्स गिवन होगी, सिंपल आपने सीजीएस में से माइनस कर देना होगा। सेकंड, उसने आपको सेल्स गिवन नहीं की होंगी तो उसने क्या किया होगा, उसने इशू के कॉलम के साथ आपको रेट गिवन किया होगा, और जब इशू के कॉलम के साथ रेट गिवन किया होगा तो वो सेल्स कैलकुलेट करने के लिए, इसके अलावा आपने उसको कहीं इस्तेमाल नहीं करना। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनीवन? नो सर। सर सीजीएस का माड़ा सा फिर बता दें। सीजीएस बेटा होता है इशूड कॉलम के अंदर जो आपने अमाउंट्स लिखे लगे, देखिए 100 into 8 800, 100 into 8.5 850, 120 into 8.5 10, ये जो चार अमाउंट्स है ना, इशूड कॉलम जो है उसकी जो अमाउंट वाला कॉलम है उसको प्लस कर लें, बस वो प्लस करके जो आंसर बनेगा वो सीजीएस होगा। इशूड कॉलम की जितनी भी अमाउंट्स हैं उन सबको प्लस करेंगे, जो प्लस करके आंसर बनेगा वो आपका सीजीएस होगा। जी, और कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। अब आपने पेपर करना का ये सर है बता कि दें। जी जी ज़हीर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? पेपर का सर पूछ रहे थे। पेपर बेटा जब कोई पॉलिसी आएगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी कोई पॉलिसी क्लियर नहीं की उन्होंने ना पेपर्स के बारे में कि किस तरह से पेपर्स लेने हैं, तो वो जो भी पॉलिसी होगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने बेटा करना ये है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था ये देखिए आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, असाइनमेंट क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस है, फिर 2। अब ये देखें, अब इसमें उसने, अब ये देखें जनवरी 11 आ गया, 60 यूनिट्स, ये इशू वाला कॉलम है और ये आपके पास रिसीविंग वाला कॉलम है। अब आपने जो इशू वाला कॉलम है इसके साथ देखें रेट गिवन नहीं है, और अगर रेट गिवन होना भी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए, साथ में रेट गिवन होना भी नहीं चाहिए। अगर रेट गिवन होगा तो समझ लीजिएगा कि वो सेल्स कैलकुलेट करने के लिए, अदरवाइज आपने उसको कहीं इस्तेमाल नहीं करना। तो दिस इज द क्वेश्चन, उसने बोला प्रिपेयर इन्वेंटरी शीट अंडर FIFO मेथड, LIFO मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो इसके मुताबिक बेटा आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। मेरा ख्याल है कि आप कर लेंगे इस चीज को। सर लास्ट क्लास में ना आपने सिर्फ लाइफ और फाइफो का वो बता दिया था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसका हमने सवाल तो कोई भी सॉल्व नहीं किया था। क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था हम लोगों ने? नो सर, इसीलिए तो आप पूछ रहे थे तो हमें नहीं समझ आई। अच्छा, तो फिर बेटा मुझे बताया सही, मेरे हिसाब से मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था LIFO FIFO का। चलिए अभी बेटा कर लेते हैं, ये कौन सा मसला है? नहीं, सिर्फ आपने डेफिनेशन बताई थी और फिर कहा था कि नेक्स्ट वीक हम यहाँ से करेंगे, इसीलिए तो कंफ्यूज हो गया। ओके ओके बेटा, मैं अभी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, वेटेड एवरेज समझ आ गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जो भी मैंने वेटेड यस एवरेज सर, आ गई है। उसकी समझ आ गई। चले यस सर, आ गई। अभी उसी क्वेश्चन को लेते हैं दोबारा। मैं थोड़ा सा आपको फाइव बेटा बता दिया करें, कोई इशू नहीं है। असल में मेरे पास ना कॉस्ट अकाउंटिंग की 3-4 क्लासेस हैं आपकी, वो हो सकता है कि मैंने किसी और क्लास को वो करवा दिया हो क्वेश्चन और आपकी क्लास को भी रहता हो, तो आप मुझे बता दिया करें कि सर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा मुझे बता दिया करें, मुझे कोई इशू नहीं होता रिपीट करने में और दोबारा बताने में। मैं अभी यस आपको सर। जी सर। सर जी थोड़ा सा दोबारा से शुरू कर दो। मैं ये देखिए बेटा अभी बताने लगा हूँ। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने FIFO मेथड, LIFO मेथड और वेटेड एवरेज मेथड के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया था। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर मैं 2 ले रहा हूँ बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए पहले डाटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। FIFO और LIFO मेथड, वेटेड एवरेज मैंने करवा दिया, वो वैसे ही करना जैसे मैंने आपको करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ उसने बोला कि 100 यूनिट्स हैं और 8 रुपीज के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट है, और ये जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन है, यानी 1 जनवरी, यानी ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपके पास 100 यूनिट पड़ा हुआ है 8 रुपए के हिसाब से आपके स्टोर रूम के अंदर। और ड्यूरिंग द मंथ आपने ये कुछ चीजें परचेज की हैं, कुछ चीजें आपने इशू की, यानी कुछ रिसीव किया, कुछ आपने इशू किया, कुछ आपने रिसीव किया, कुछ आपने इशू किया, और ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस आपके सामने यहाँ पे गिवन है। और उसने बोला कि आपने लेजर कार्ड बनाना है बाय यूजिंग FIFO मेथड, बाय यूजिंग LIFO मेथड एंड बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। तो दिस इज द क्वेश्चन।
सेम बेटा फॉर्मेट वही होगा जब भी हमने वेटेड एवरेज का पढ़ा। ये आपके पास 3 कॉलम बनेंगे। अब ये पहले तो आपने देखना है कि शीट बनानी कैसी है। 3 कॉलम बनेंगे, एक रिसीव्ड के नाम से, एक इशूड के नाम से और एक बैलेंस के नाम से। ये आपने 3 कॉलम बनाने हैं, रिसीव्ड, इशूड और बैलेंस। और हर 3 कॉलम के अंदर आपके हर कॉलम के अंदर आगे 3 सब कॉलम बनेंगे, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, अमाउंट, यूनिट कॉस्ट, अमाउंट। बेशक आप इसको क्वांटिटी, रेट और अमाउंट भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यानी क्वांटिटी मीन कितने आपने परचेज किए, कितने सेल किए, और रेट क्या है और उसकी अमाउंट कितनी है। तो ये बेटा आपके पास 9 कॉलम बनेंगे। और ये जो डेट वाला कॉलम है, ये एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको आप साइड पे लिखेंगे। तो बाकी आपके ये 3 मेजर कॉलम है, रिसीव्ड, इशूड एंड बैलेंस। और हर कॉलम के आगे 3 सब कॉलम बनेंगे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिख लें, यूनिट कॉस्ट, अमाउंट लिख लें, इट्स अप टू यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीजें हैं। रिसीव्ड वाले कॉलम में वो चीजें आएंगी जो आपने परचेज की होंगी, इशूड वाले कॉलम में वो चीजें आएंगी जो हम इशू करेंगे, और बैलेंस वाले कॉलम में वो चीजें आएंगी जो एट द एंड हमारे पास बैलेंस बचेगा। यानी हम बैलेंस करते जाएंगे साथ साथ कि हमारे स्टोर में कितनी चीजें आ रही हैं और हमारे स्टोर में कितनी चीजें जा रही हैं। अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन देखिए, इसने बोला ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास। तो ये देखिए, आपने ना यूनिट्स रिसीव किए, ना यूनिट्स आपने इशू किए, आपने डायरेक्ट बैलेंस में चले जाना है। 100 यूनिट्स हमारे पास स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, 8 रुपये उसकी कॉस्ट है, और 800 के साथ उसका यहाँ पे आपने लिख दिया, ये ओपनिंग स्टॉक है। गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर गिवन होगा तो बैलेंस में लिख दें, अगर नहीं गिवन तो ना लिखें, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8.5 और उसका आंसर बना 850। तो जो चीज आपने परचेज करनी है वो रिसीव के कॉलम में आएगी। तो ये अब आपके पास 100 यूनिट मजीद आ गया। अच्छा, अब तो पीछे मैं आपको करवा के आऊँ वेटेड एवरेज, उसमें तो हमने ये किया कि 100 के अंदर 100 को ऐड कर दिया था। फाइफो लाइफो मेथड में ऐसे नहीं होना। जो यूनिट आपने जैसे परचेज किया उसको वैसे ही स्टोर में रखते जाना है, क्योंकि हमने जब इशू करते हैं तो फाइफो कहता है कि ऊपर से नीचे की तरफ इशू करो, लाइफो कहता है नीचे से ऊपर की तरफ आपने इशू करना है। अब ये 100 यूनिट्स हमारे पास पहले पड़ा था, ये देखिए पहले वैसे का वैसे लिख दिया बैलेंस के अंदर। अब ये 100 मजीद हमारे पास है, तो ये देखिए इसके नीचे मजीद 100 लिख दिया 8 पॉइंट। अब ये दोनों पड़े हुए हैं, 100 यूनिट 8 के साथ पड़ा हुआ है, 100 यूनिट हमारे पास 8.5 के साथ पड़ा हुआ है। बेशक आप यहाँ बैलेंस करने के बाद यहाँ नीचे लाइन लगा लिया करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये देखेंगे दोनों 100 मैंने यहाँ पे लिख दिए, जबकि वेटेड एवरेज में मैंने ऐसे नहीं किया था। अब आपके पास जितने यूनिट्स आते जाएंगे वो आपने बैलेंस में लिखते जाना है, इसको आपने खत्म नहीं करना। जिस जिस रेट के साथ आपके पास आया था उसी रेट के साथ आपने उसको लिखते जाना तरतीब वाइज। अच्छा, अब आए जनवरी 5 को, आपने 100 यूनिट्स इशू कर दिया। अब फाइफो मेथड पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो मेथड ये कहता है कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ इशू करना है। अच्छा, अब आपके पास ये यूनिट पड़े हैं, 100 यूनिट्स 8 रुपए के हिसाब से पड़ा है, और ये 100 यूनिट आपके पास 8.50 के हिसाब से पड़ा है। और अब आपने इसमें से 100 यूनिट इशू करना है। अब फाइफो मेथड कहता है ऊपर से इशू करें, तो ये वाला जो 100 यूनिट होगा ये हम पहले इशू करेंगे, ये वाला। और इसका रेट क्या है 8, ये देखें। तो आपने यहाँ पे लिखा 100 और यहाँ लिखा 8 और यहाँ पे लिखा 800। और अब हमारे पास बैलेंस में ये वाला 100 जो है ये खत्म हो गया ऊपर वाला, और ये सिर्फ 100 बच गया नीचे वाला। तो ये देखिए अब आपके पास बैलेंस में 8.5 के साथ 850 आ गया। अच्छा, अगर वो कहते हैं आप इशू किए 120 यूनिट्स, सपोज 100 की बजाय यहाँ पे 120 यूनिट्स होता है, तो आपने यहाँ पे क्या करना था, 100 यूनिट्स आपने यहाँ से इशू करने थे, और फिर उसके बाद यहाँ से 20 यूनिट्स आपने यहाँ से लेने थे 8.5 वाले, वो इसके नीचे लिखने थे 100 के। और यहाँ बैलेंस में आपके पास 100 ये खत्म हो जाता, 20 यहाँ से खत्म हो जाता, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 80 यूनिट बचने थे। अब क्या की ट्रांजेक्शन देखिए, कैसे ट्रांजेक्शन भी आगे आएंगे। तो फाइफो मेथड ये कहता है कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ इशू करना है। बेटा फाइफो और लाइफो मेथड सेम इसी तरह लिखने का तरीका है, फर्क सिर्फ ये होगा कि जब आपने इशू करने हैं तो फाइफो में आपने ऊपर से नीचे की तरफ इशू करना है, लाइफो में आपने नीचे से ऊपर की तरफ इशू करना है। अच्छा, अब आगे देखें। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन की समझ आ गई बेटा, इशू करने की जो हमने इशू किया अभी, इसमें कोई प्रॉब्लम? जी कंदील बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? सर जी आपने कहा कि अगर 120 यूनिट हैं तो 100 हम ऊपर से करेंगे, 20 नीचे से। सर 20 नीचे वाले के तो 8.5 जो है वो रेट है, तो फिर सर ये तो 8.5 रेट बेटा 8.5 रेट लगाएंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू 8 800, यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू 8.5 और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखेंगे। अगर 20 यूनिट हम यहाँ से उठाएंगे तो उसका रेट हम यहाँ पे 8.5। अभी नीचे ट्रांजैक्शन में आ रही है ऐसी ट्रांजैक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो नीचे ट्रांजैक्शन उसमें ऐसी ट्रांजैक्शन एक आएगी, अभी इसी क्वेश्चन में आएगी। तो यहाँ पे जो हम लगाएंगे 20 यूनिट और यहाँ पे रेट 8 नहीं लगेगा, यहाँ पे 8.5 लगाएंगे उसका, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और फिर ये जो लिखा है यहाँ पे 80 और यहाँ पे 8.5 के साथ बच जाएंगे।
तो जो जो यूनिट्स बेटा ऊपर से नीचे की तरफ इशू करते जाना, जो खत्म होते जाएंगे वो खत्म होते जा रहे हैं, जो नए लेते जा रहे हैं उसके हिसाब से रेट लगाते जाएंगे। तो 20 यूनिट को जो रेट लगेगा वो 8.5 लगेगा, वो 8 नहीं लगेगा। सर कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, हम जिस रेट पे ले रहे हैं उसी रेट पे इशू कर रहे हैं। ये बेटा हम बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ रहे। ये जो FIFO LIFO मेथड होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉस्टिंग मेथड। चले मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जो भी आपकी कंफ्यूजन है। अभी आपकी ये वीडियो खत्म होने लगी है तो आपने मुझे दोबारा ज्वाइन करना है अभी। अच्छा, कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? बेसिकली ये जो FIFO LIFO मेथड है, दीज आर कॉल्ड कॉस्टिंग मेथड। कॉस्टिंग मेथड ये होता है, फॉर एग्जांपल आपकी एक टेक्सटाइल मिल है, आप उसके लिए धागा खरीद रहे हैं या आप उसके लिए कोई चीज खरीद के स्टोर रूम में रख रहे हैं, धागा ले लें। अब आप धागे का पैकेट खरीदते हैं, आपने एक बंडल खरीदा धागे का, वो खरीदा आपने फॉर एग्जांपल 1000 का एक बंडल। कुछ दिनों बाद आपने मजीद धागा खरीदा, उसका रेट हो गया 1100, आपने 1100 के साथ खरीद के आपने बंडल रख लिया। कुछ दिनों बाद आपने मजीद खरीदा तो उसका रेट हो गया 1500, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, आपने 1500 के साथ भी बंडल खरीद के रख लिए। कुछ दिनों बाद वो सस्ता हो गया 900 का, आपने 900 के साथ भी बंडल खरीद के रख लिए। एक स्टोर है आपका एक जो स्टोर है उसके अंदर कोई 50 बंडल पड़े हुए हैं, और 50 बंडल में से कुछ बंडल 900 के साथ खरीदे हैं, कुछ बंडल आपने 1500 से खरीदे हैं, कुछ बंडल आपने 1200 से खरीदे हैं। अब उस धागे का कपड़ा बनना है। अब आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है धागे को। अब आप जब पहले डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, अब आप डिपार्टमेंट ने मांगा कपड़े वालों ने कि जी मुझे 10 बंडल भेज दो, अब 50 पड़े हैं। जब आपने 50 में से 10 बंडल भेजे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि इस 10 बंडल को मैं रेट क्या लगाऊं? 900 से भी खरीद के रखे हुए हैं, 1500 से भी खरीद के रखे हैं, 1200 से भी खरीद के रखे हैं, 1100 से भी खरीद के रखे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि आपको खाते में लिखना है कि ये फलां 10 बंडल जो है फलां डिपार्टमेंट मैंने भेज दिए कपड़ा बनने के लिए। अब वहां पे आपने कोई ना कोई रेट तो लगाना है ना। अब आपको कंफ्यूजन ये आ रही है कि 1500 लगाऊं, 1100 लगाऊं, 1200 लगाऊं या 900 लगाऊं। उसके लिए फिर बेटा ये कॉस्टिंग मेथड है। FIFO मेथड कहता है कि जो पहला रेट था वो लगा दो 10 बंडल को। LIFO मेथड कहेगा लास्ट वाला जो रेट था वो लगा दो 900। जबकि वेटेड एवरेज कहेगा ना 1500 लगाओ ना 900 लगाओ, बल्कि क्या करो उनकी एवरेज रेट निकाल लो, जो रेट बनेगा वो लगा दो। तो ये जो हम मेथड लगा रहे हैं ये बेसिकली हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लगा रहे हैं, ये हम कोई चीज सेल आउट नहीं कर रहे। ये हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी है उस इन्वेंट्री की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो FIFO मेथड ये कहता है कि आप पहले देखो ये रेट सारे इस्तेमाल हो जाने हैं। अभी देखिएगा कि जितने भी रेट है ये सारे इस्तेमाल होंगे, ये नहीं कि कोई रेट रह जाएगा। पहले ऊपर वाले खत्म हो जाएंगे, फिर जब वो बंडल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 1500 के साथ हमारे पास 15 बंडल पड़े थे, 10 आपने आज भेज दिए, फिर उसने 10 मांग लिए। अब 5 तो आपके पास 1500 वाले पड़े हैं, उसके बाद जो अगले 5 है वो कौन से उठाओगे? जो उसके बाद वाला रेट होगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये आपके पास ये रेट की लिस्ट बनती जा रही है। देखिए पहला रेट है 8 रुपए, दूसरा रेट है 8.5। अभी आगे देखें, आपने 200 यूनिट मजीद परचेज किया, किसके साथ? 8.85 के साथ। ये देखिए ये 100 यूनिट जो भी हमारे पास स्टोर में पड़ा था 8.5 के साथ, ये वैसे का वैसे लिखे, और मजीद 200 यूनिट उसके नीचे लिख दिए 8.25 के साथ, 85 के साथ। ये देखिए अब हमारे पास स्टोर रूम के अंदर ये 300 यूनिट पड़ा है, उसमें से 100 यूनिट पड़ा है 8.50 वाला और 200 यूनिट पड़ा है 8.85 वाला। तो जब स्टोर रूम से अगले डिपार्टमेंट से जब हमें कोई चीज आएगी इशू करने के लिए, तो फिर हम देखेंगे हमने कौन सा रेट लगाना है। अगर FIFO मेथड यूज करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, LIFO यूज करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। जी अंडरस्टैंड अब्दुल्ला बेटा? जी सर अब अच्छी तरह। बेसिकली ये कॉस्टिंग मेथड है कि हमने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। अच्छा अब आगे देखें, अब उन्होंने मजीद यहाँ पे मंगवाया 100 यूनिट्स। ये देखें आगे 15 जुलाई को आपने 100 यूनिट्स मजीद परचेज किया, तब ये देखिए आपके स्टोर रूम के अंदर ये 3 चीजें आ गई। ये 100 8.50 के साथ पहले वाला पड़ा है, ये 200 8.85 के साथ पहले वाला पड़ा है, और अब ये 100 मजीद आ गया। तो ये देखिए मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब आपके स्टोर रूम के अंदर टोटल 400 यूनिट पड़ा है, इनको प्लस करके देख लें, लेकिन उसमें से 100 यूनिट 8.50 वाला पड़ा है, 200 यूनिट 8.85 वाला पड़ा है, 100 यूनिट 9.25 वाला पड़ा है। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कॉटन वाला के 1500 के साथ कुछ पड़ा है, कुछ 900 के साथ पड़ा है, कुछ 1100 के साथ पड़ा हुआ है। अब आगे देखिए, अब उसने कहा जनवरी 25 को इसमें से 100 यूनिट आप इशू कर दें। अब आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो जब सबसे ऊपर गए तो यहाँ 100 यूनिट पड़ा हुआ था 8.50 के साथ, तो सबसे पहले ये यूनिट जाएगा। ये देखें आपने यहाँ से 100 यूनिट उठाया और यहाँ पे 8.50 के साथ आपने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा सॉरी, जनवरी 25 की आप पहले ट्रांजैक्शन देखें, आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जनवरी 25 की ट्रांजैक्शन देखिएगा। ये देखिए उसने बोला इशू 220 यूनिट्स। ये देखें जनवरी 25 को उसने बोला कि आपने कितने यूनिट्स इशू करने हैं? 220। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने रेट लगाने हैं। तो अब ये देखिए आपकी कंफ्यूजन दूर करने लगा हूं। 220 यूनिट बेटा आपसे मांगे गए,
अब आपने ऊपर से नीचे की तरफ इशू करना है। 100 यूनिट तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है 8.50 वाला, तो 100 मैंने यहाँ पे लिख दिया 8.50 वाला। इशू कितने करने हैं? 220। अब 120 हमें और चाहिए, वो 120 हम कहाँ से उठाएंगे? अब उसके नीचे ये वाला है। अब 120 मैंने इस 200 में से उठाना है, तो आपने 200 में से 120 उठाया और देखें यहाँ पे रेट कितना है 8.85। तो यहाँ पे देखिए ये रेट क्या लग रहा है 8.85 लग रहा है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर यहाँ पे कहा था ना कि अगर वो आपसे 120 यूनिट मांगे तो मैंने कहा था 100 ये वाला लगाना और 20 यहाँ से उठाने हैं। तो ये देखें सेम वही क्वेश्चन आ गया। अब उसने आपसे 220 मांगे हैं, तो 100 मैंने यहाँ से उठाया, 120 मैंने यहाँ से उठाया। अब बैलेंस में क्या रह गया? ये 100 ऊपर वाला खत्म हो गया, इसमें से भी 120 खत्म हो गए। इसमें कितने रह गए? इसमें बाकी बच गई 80। तो ये देखिए आपके बैलेंस में चेक करें 80 यूनिट रह गए 8.85 के साथ, और ये नीचे वाला 100 भी वैसे का वैसे ही पड़ा, इसको भी हमने नहीं छेड़ा। अब बताएं बेटा इस ट्रांजैक्शन में कंफ्यूजन जो भी लास्ट टाइम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। नो सर। अब क्लियर हो गया? अच्छा आगे जी clear हो गया। 320 यूनिट इशू करें, सपोज अगर वो कहता 320 यूनिट इशू करें तो आपने क्या करना था? 100 यूनिट आपने यहाँ से उठाना था, 200 यूनिट आपने ये वाला उठाना था, और 20 यूनिट आपने यहाँ से उठाने थे नीचे वाले से, और तीनों रेट लगते। 100 को ये लगता, 200 को ये लगता और 20 को ये लगता 9.25। अब बैलेंस में क्या बचता? इस 100 में से जो बाकी 80 यूनिट रह जाते वो बच जाते 9.25 के साथ, और बाकी सारा के सारा हमारा खत्म हो जाता। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। यस सर। और लास्ट 31 की ट्रांजैक्शन देखिए, उसने बोला कि मजीद जो है वो आपने 80 यूनिट्स इशू करने हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास ये दो बैलेंस पड़े हैं, एक ये 80 और एक ये 100। उसमें से हमने कितने यूनिट्स इशू कर दिए? देखिए 80 यूनिट इशू कर दिए 8.85 के साथ, और हमारे पास जो बैलेंस में बच गया वो ये 100 यूनिट बच गए। इस तरह से बेटा ये हमारे पास अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन खत्म होगी। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये था हमारे पास जनवरी 1 को इशू 80 यूनिट्स, तो हमने यहाँ पे 80 यूनिट मजीद इशू कर दी। अच्छा अब 80 की बजाय अगर वो यहाँ 90 कह देता, 80 की बजाय अगर वो यहाँ 90 कह देता तो हम क्या करते हैं? 80 यूनिट हम यहाँ से लेते 8.85 वाले, और 10 यूनिट में यहाँ से लेता 9.25 वाले, और बैलेंस में क्या बचता? यहाँ पे 90 यूनिट्स रह जाते, क्योंकि ये वाले खत्म हो जाने थे, इसमें से 10 ले लिए, तो 90 9.25 के साथ 9.25 रह जाने थे हमारे पास। चलिए बेटा मुझे दोबारा ज्वाइन करें अभी।